जी नमस्कार। मैं समझता हूँ कि बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के साथ दिल की बात कर रहा हूँ। शरद पवार जी की घटना को मैं जब देखता हूँ तो मुझको लगता है कि किस पे विश्वास किया जाए, कहाँ भरोसा किया, किसके साथ चला जाए। कंधों पर एक चाचा ने किसी बच्चों को खिलाया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया और जिंदगी दी। पिता की परछाइयों की तरह ऊंचा आसमान दिया। पल भर में एक सत्ता और कुर्सी के लिए पीठ में खंजर भोंकने का काम 83 साल की उम्र में, जिन्होंने अपनी बेटी से ज्यादा अजीत पवार का सम्मान किया। इस बीजेपी ने छगन भुजबल को जेल में रखा और जिस अजीत पवार के बारे में क्या क्या नहीं कहा गया बीजेपी आरएसएस के द्वारा, चक्की घिसिंग फिशिंग, जेल जाएंगे, मुझे आश्चर्य होता है, लगता है कि मैं कहाँ ऐसे राजनीतिक जीवन में मैं अपने आप को कहाँ पा सकता हूँ। और जो हालात हैं बिहार के, उस पर बात कर लेना बहुत जरूरी है। बिहार में विपक्ष की एक बैठक हुई जिसमें यह कई बार ये चर्चा हुई कि पप्पू यादव को नहीं बुलाया गया, पप्पू यादव कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, पप्पू यादव किस गठबंधन से लड़ेंगे। 6 बार में 4 बार निर्दलीय, 2 बार पार्टी। और कभी भी मेरी विचारधारा और मेरे परिवार की, मैडम की कभी भी कोई विचारधारा उन्मादी ना रहा हो, जातिवादी ना रहा हो, संप्रदायवाद से कहीं दूर दूर तक मतलब ना रहा हो, कभी भी मर्यादाओं का उल्लंघन ना किया हो। लक्ष्मण रेखा मैंने समाज और मानव हित में कभी भी क्रॉस नहीं किया। वो अलग बात है कि घटनाक्रम में नेता, माफिया, पदाधिकारी के वैचारिक रूप से मैं खिलाफ रहता हूं। जो इतनी बड़ी बड़ी घटना को मैं देखता हूं, जो हालात हैं, नेता घर से नहीं निकलते, जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं नेता, जिस के वोट लेकर के आगे बढ़ते हैं और जिनके कारण जिनकी पहचान होती है, उन्हीं का अस्तित्व जब खतरा में हो और नेता जब उसके साथ परछाई की तरह आवाज भी ना दे सके, न्याय की बात भी ना कर सके, तो फिर वहां संकट के समय मुझे कुछ बात कहनी पड़ती है। उसमें कोई व्यक्ति से मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं राजनीतिक रूप से अनुभव मुझे है और मैं सब कुछ जानता हूं। गठबंधन की राजनीति है, मैं अच्छे तरह से समझ सकता हूं और मैं यह भी समझ सकता हूं कि नीतीश जी या अन्य लोगों की, कांग्रेस की दिक्कतें होंगी, मेरे बारे में निर्णय लेने में दिक्कत आएंगी। तेजस्वी जी से उनको सहमति लेनी होगी। तेजस्वी जी की सहमति मेरे लिए आवश्यक होगा उनके लिए। और मैं यह समझ सकता हूं कि हम और तेजस्वी जी एक ही समूह, एक ही परिवार के हिस्से हैं। राजनीतिक रूप से कोई ये गलत नहीं है, हर व्यक्ति के मन में कुछ न कुछ रहते हैं। वो मेरा भाई है, छोटा है, बहुत ज्यादा है। 90 में मैं एमएलए बना था, वो 90-91 में वो जन्म लिए थे। और मुझको ये पता है कि ये जो वक्त है ना, वो जिनको चाहेगा वो आगे बढ़ेंगे
और मुझको लगता है कि ये भरोसा जरूर सबको करना चाहिए कि भगवान, डेस्टिनी या क्रिएटर हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ क्रिएट करके लाया है, भूमिका तय की है। और जब तेजस्वी जी की जो भूमिका होगी, मुझको लगता है कि वो तय होगा और उसमें मेरी कोई भी दखल नहीं हो पाएगी या मेरे जीवन में किन्हीं का दखल नहीं हो पाएगा। डेस्टिनी हर आदमी के जीवन को अपने तरीके से तय करता है। और मुझको एक बात समझ में है कि मेरी हैसियत और औकात क्या है। जनता ने मेरी हैसियत और औकात को मधेपुरा में चुनाव में भी दिखाया, विधानसभा के चुनाव में भी दिखाया। और मुझको लगता है कि 22.5 साल की उम्र में सिंहेश्वर और पूर्णिया ने बहुत कुछ दिया भी, मधेपुरा बहुत कुछ दिया भी। मैंने कभी कोई भूल नहीं की। उसके बावजूद भी जो हालात मेरे हुए, कोरोना के पहले भी, पटना बाढ़ के बाद भी, सभी लोगों ने कहा पटना से लड़िए, उसके बावजूद भी मैंने मधेपुरा को नहीं छोड़ा था। मेरी मिसेज, मेरे परिवार के कोई लोग नहीं चाहते थे कि मैं विधानसभा में चुनाव लड़ूं, लेकिन मेरी इच्छा थी कि सड़क पर कब तक रहूं, आवाज बनूं बिहार की जनता की। विधानसभा या लोकसभा जाने से क्या मेरा औचित्य है। मैं लगातार आपके बीच में हूं, कोरोना में बिना सत्ता के आपके बीच काम किया हूं, तो क्या मुझे ये समझ नहीं है कि बाढ़ में 11 दिन काम करने वाला एक व्यक्ति तो जब आपने मधेपुरा में लगातार काम करने वाला 5 साल और हर संकट और घड़ी में खुशहाल त्रासदी में 4 करोड़ रुपया बाय चेक देने वाला एक राजनीतिक व्यक्ति और लगातार बार कोसी सीमांचल की पुत्रवत आवाज और उनकी मदद और सहयोग, 23 घंटा पूर्णिया की बिजली, मेडिकल काउंसिल ऑफ डॉक्टर के खिलाफ और फिर सिंहेश्वर, कुमारखंड और मधेपुरा के पदाधिकारियों पर अंकुश। और एक व्यक्ति लगातार हर जाति, समुदाय, वर्ग, समूह, विशेष किसी भी पार्टी को लेकर के मैंने कभी नाराजगी नहीं दिखाई। लगातार मैं कह रहा हूं कि बिहार में हमें रोजगार की गहरी चिंता है। जिस तरीके से गाली गलौज सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच, विपक्ष ने 17 साल की राजनीति में अपनी कोई भूमिका नहीं ढूंढी, कोई प्रयास नहीं किया। लगातार बिहार की राजनीति में जीएसटी की चोरी से लेकर के और टैक्स के पैसे भी नहीं दिए। मैं बार बार कहता हूं, जब बीजेपी के नेता लगातार ऐसी बात करते हैं, मुझे जमीन दे या ऐसा दे, मैं ऐसा कर दूंगा। भागलपुर की एयरपोर्ट, पूर्णिया का एयरपोर्ट, रक्सौल का एयरपोर्ट, बीरपुर का एयरपोर्ट, लगातार मैं इस बात की चर्चा करता हूं कि इतनी जमीन है, यदि हिम्मत है तो आप करके दिखाओ। मैं एम्स के बारे में कहता हूं कि जब आप इतने 17 एयरपोर्ट, आप 27 एयरपोर्ट जब आप यूपी को दे सकते हो, तो फिर पूर्णिया में एक भी एयरपोर्ट आज तक आपने क्यों नहीं दी। एक विकास पुरुष गडकरी जी जब आए थे मधेपुरा में, उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि मैंने जनप्रतिनिधि पप्पू यादव जैसा नहीं देखा। आज जितनी सड़कें हैं वो देन पप्पू यादव की है। वो स्पीच आप याद करिए कि जितनी लड़ाई इन्होंने लड़ करके पुल से लेकर एक एक चीज लिया है, चाहे सुपौल का हो, चाहे जो भी चीज हो, गलगलिया का रेलवे लाइन हो, कोई भी चीज आप देखेंगे। और लगातार रंजीत रंजन जी जब 5 साल में थे और पप्पू यादव जो लगातार मैंने प्रयास किया, उसकी सार्थक नतीजे आपके सामने थी। कोरोना के बाद लगभग ट्रेन बंद कर दी गई, बिहार के एनएच की डेवलपमेंट को गति को रोक दिया गया। हम सबको लड़ने की, जो बीजेपी वाले से आप पूछो ना, आप सारा विभाग आपके पास था और आज आप बड़ी बड़ी बात करते हो। 10,000 करोड़ पटना कोसी सीमांचल के बाढ़ का पैसा नरेंद्र भाई मोदी जी आज तक नहीं दिए। हमारी गरीबी का सबसे बड़ा कारण बाढ़ और सुखाड़ है। एक तरफ पानी मगध में नहीं होता है, दूसरी तरफ बाढ़ के चलते हम कोसी सीमांचल, मिथिलांचल बर्बाद पर हो जाते हैं। जो नदी मेरे जीवन के निर्माण के काम आते, जो पानी मगध के जिंदगी को खुशी देने का काम आता, वो नहीं कर पाए। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप सब लोग मेरा साथ दें।
पहले तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, वोट के लिए आपने नियोजित और संविदा जैसी चीजें लाए, कभी टोला सेवा, कभी न्याय मित्र, कभी जीविका, सारी चीज लाए। हम इकोनॉमिकली उसको मजबूत नहीं कर पाए, हम आर्थिक रूप से उसको ताकत नहीं दे पाए। निजीकरण होने के सबसे बड़े कारण है कि संविधान में आरक्षण का कोई मतलब निजीकरण में नहीं रह जाता है। आरएसएस और बीजेपी चाहती है कि सारे को निजीकरण कर दो, ताकि किसी भी तरह का जो दलित है, ओबीसी है, पिछड़ा है, गरीब लोग हैं, उसको कहीं से भी आरक्षण ना मिले और वो रोजगार और नौकरी में ना जा सके। वो बीजेपी के पीछे पीछे भाग भगवान किस्मत की बात करते रहे, अंधविश्वास की, चमत्कार की बात करते रहे और बीजेपी के साथ सटे रहे। वो आर्थिक आजादी का सपना ना दिखे, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क की बात ना हो, उसका जीवन तरक्की ना करे। दूसरी तरफ जो नौकरी बची है, उस नौकरी में लगातार जब कोई हम नौकरी करते हैं, या तो क्वेश्चन आउट हो जाता है, या तो सेंटर बिक जाते हैं। पैसे के बगैर अब नौकरी मिलना नहीं है। बीपीएससी में पास कर जाएंगे तो आपकी वेतनमान वो तय होगी, तब क्या होगा। 4 लाख नियोजित शिक्षक को भी यही कहा गया। अब जो लगातार एजुकेशन में कंटिन्यूटी नहीं बनी हुई, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, आईएएस 20 साल के बाद कोई आईएएस नौकरी देगा तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता। और क्वेश्चन तैयार करने वाला एजुकेशन माफिया और पदाधिकारी, सेंटर कोई और तय करेगा और ये कोचिंग वाले तय कर देंगे अपने अपने कोचिंग में कि हम कौन क्वेश्चन सेट हो रही है। दोनों क्वेश्चन और पदाधिकारी के बीच पैसे का बंदरबांट हो जाएगा और जो लड़के बच्चे पढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वो सब गायब हो जाएंगे। रिटर्न भी गायब, फिजिकल भी गायब। तो एसटीटी टीटी के बाद एक पॉलिसी बनी। हम सवाल मेरा यह है कि पॉलिसी जब बनती है तो बीच में यह पॉलिसी खत्म क्यों होती है। फिर से बीपीएससी रिटर्न की एग्जामिनेशन आई तो डोमिसाइल मुद्दा ला गया। अब होम सेक्रेटरी हमें पढ़ा रहा है कि कानून हमें इजाजत नहीं देती है, जबकि झारखंड में अन्य जगह डोमिसाइल मुद्दा लागू है। अब आप आंध्रा से, केरल से, बाहर से लाके शिक्षक देंगे। मेरी भाषा मिथिला है, भोजपुरी है, अंगिका है, मगही है। हम मगही, भोजपुरी, मिथिला में और हमारी टूटी फूटी इंग्लिश है और हिंदी, जो क्लिकिस्ट हिंदी उधर की है और इधर की, दोनों में अंतर है। आप कल उनको ला करके, जब हम दुनिया का सबसे ज्यादा गरीब भारत है, गरीब में भी सबसे ज्यादा गरीब बिहार है, सबसे ज्यादा बेरोजगार भारत है, उसमें भी सबसे ज्यादा बेरोजगार बिहार है, सबसे ज्यादा भूखमरी आज भारत है। तो जब हम सबसे ज्यादा गरीब हैं तो आप पहले हमारी बात करेंगे ना। दिल से कहता हूं कि मैं बीपीएससी के तर्ज पर एग्जामिनेशन के तहत कोई भी नौकरी चाहता हूं, लेकिन फेयर कब, जब क्वेश्चन आउट हो गए, जब पैसे लेके आएंगे, सेंटर बिक्री हो जाएगी। पाठक जी और मंत्री जी लड़ने से बेहतर है कॉलेज को आप टॉप करिए। पाठक जी, आप तो पहले भी दारू वाले में थे, वो सक्सेस नहीं हुआ। बालू वाले में थे, वो सक्सेस नहीं हुआ। मंत्री जी सर्वोच्च हैं, लेकिन अपनी अपनी मर्यादाएं होती है। हम आदरणीय नीतीश जी, लालू जी, तेजस्वी जी से आग्रह करेंगे, जो नियोजित शिक्षक का मामला है, सीटीएट और टीटी, इसके बाद आप बीपीएससी का एग्जाम लें ताकि हमारे बच्चों की जिंदगी बच सके, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की उम्र खत्म हो गई। तीसरी चीज, डोमिसाइल मुद्दे को आप ना लाएं। हर कीमत पर डोमिसाइल मुद्दा को हम स्वीकार नहीं करेंगे और अपने ही सरकार को समय समय पर हम जगाते रहेंगे कि यह मुद्दा बिहार के हित में नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं। मैं जानता हूं कि चुनाव के समय ऐसी बात पप्पू यादव जैसी आत्मघाती बात कोई नहीं करेगा। कल हो सकता है लोग बोलेंगे कि हम अपनी सरकार के खिलाफ क्यों। हम अपनी सरकार के खिलाफ नहीं है, अपनी सरकार की कमजोरियों को बता रहे हैं और उसके साथ खड़ा है। एक हिस्सा, एक ताकत सरकार के साथ खड़ा है। मैं उस बच्चों के साथ खड़ा हूं जिसके बदौलत मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनता है। मैं उसके आंख के आंसू, उसकी उम्मीद, उसके सपने को नहीं तोड़ सकता हूं, उसके विश्वास को नहीं तोड़ सकता हूं। किसी न किसी को अपने बच्चों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, उसके विश्वास के साथ। इसीलिए मैं आज आपके सामने ये 2-3 मुद्दे थे। लगातार शरद पवार जी और जो घटना घट रही है और फिर बिहार में जो बात आ रही है, मैं उस दिन मर जाऊंगा जिस दिन
मुझे नहीं विश्वास है कि अब नीतीश कुमार जी कभी बिहार के सारे 14 करोड़ जनता के सपने की उम्मीद को तोड़ सकते, मुझे नहीं लगता। आगे ही ठीक नहीं थी। यदि ऐसा होता है तो शायद मेरे जैसे व्यक्ति को राजनीति छोड़ देनी पड़ेगी और मैं मान लूंगा कि अब भगवान नहीं रहा, कल युग है और कोई भगवान नहीं है। इसलिए हम लोग को मिलकर रोजगार के लिए अभी तक लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। 16 और 23 आप हमारा सहयोग करें। मैं इसीलिए आपसे आज यह बात कहने के लिए आया हूं। मैं हर छात्र और युवा अध्यक्ष से आग्रह करूंगा, ये लड़ाई आपकी है और बाढ़ का संभावनाएं बढ़ रही है। आप लोग तैयार रहिए अपने अपने जिलों में बाढ़ की तैयारी के लिए और लोगों की मदद करने के लिए। आप घर मत बैठिएगा, पान की डंडी लेकर के आप हर लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहिएगा। धन्यवाद, प्रणाम।